नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने नकली और घटिया दर्जे की दवाओं के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इस मामले में 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया है और 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे नकली और खराब दवाएं देश के हेल्थ सिस्टम को बीमार बना रही हैं, साथ ही साथ देश की छवि पर भी बट्टा लगा रही हैं। सरकार की यह कार्रवाई क्या पर्याप्त है या दोषियों को गंभीर सजा दिलाने की जरूरत है? साथ ही समझेंगे कि कैसे नकली दवाओं के कारोबार को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। नकली और घटिया दवाओं का कारोबार देश के हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। आए दिन खबरों में नकली दवाओं की खेप पकड़े जाने की बात सामने आती रहती है। पिछले साल भारत के बने घटिया कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई और पहले तो दोयम दर्जे या नकली दवा बनाने के संदेह में 203 फार्मा कंपनियों की पहचान की गई। इसके बाद एक बड़े ऑपरेशन के तहत 20 राज्यों में 15 दिनों के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी को अंजाम दिया गया। ये छापेमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की ओर से की गई। नकली दवाओं की खेप बाजार में पहुंचने की शिकायत के तहत हुई कार्रवाई में सरकार ने पहले चरण में करीब 76 फार्मा कंपनियों पर एक्शन लिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इनके कामकाज पर रोक लगा दी है, जबकि 26 फार्मा कंपनियों को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CDSCO ने साफ किया है कि जो दवा कंपनियां दवा निर्माण में अनियमितता बरत रही हैं, उनकी पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार का छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की गई है उनमें उत्तराखंड की 45, हिमाचल प्रदेश के 70 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियां शामिल हैं। अपने देश में ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी भारतीय दवाओं की शिकायत आ रही है। कुछ देशों में मरीजों की मौत भी हो गई है। सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि साख बचाने के लिए वो नकली और खराब दवा बनाने वालों पर कार्रवाई करे। WHO की रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में नकली दवाओं का व्यापार तेजी से फैला है। कई देशों में नकली दवाओं का कारोबार कुल मेडिकल कारोबार का 10% तक पहुंच गया है। 2019 में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बिकने वाली दवाओं में 20% नकली थी, जबकि WHO के मुताबिक भारतीय बाजार में 4.5% जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी घटिया है। भारत में नकली दवाओं का कारोबार कोरोना महामारी के बाद काफी तेजी से बढ़ा है। व्यापार संगठन एसोचैम की माने तो भारत में करीब 25% दवाएं या तो नकली होती हैं या क्वालिटी घटिया होती है। यही नहीं, देश में नकली दवाओं का सालाना कारोबार 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। सरकार नकली दवाओं पर रोक के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में सबसे अधिक बिकने वाली 300 दवाएं अपने पैकेजिंग लेबल पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेगी, जिसे स्कैन करने से दवा के बारे में असली व नकली होने की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है, जिसका असर दोयम दर्जे की दवा बनाने वाली कंपनियों पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हमारे साथ इस वक्त पैनल पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए विद्वान लोगों का एक पूरा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले आज के मेहमानों का आपके साथ हम परिचय करा दें। डॉक्टर जयेश लेले हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, जो कि पूर्व FDA कमिश्नर रहे हैं महाराष्ट्र में। झगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विरंची शाह, प्रेसिडेंट हैं IDMA के, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर शाह, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और कई बार आपसे हमारी पहले भी चर्चा हुई है और एक मुद्दे पर हम लोग आपस में कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। इक्का दुक्का कार्रवाइयां होती थी तो हमें कहा जाता था कि आप ऐसे मत बोलिए, इंडस्ट्री में इस तरह की नकली दवाएं नहीं हैं। आप लोग भी नहीं मानते थे। अगर कोई इस तरह की बातें करता तो कहा जाता था कि ये तो पूरा
पूरे के पूरे इस प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इतनी बड़ी मात्रा में सरकार खुद छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, अब तो एविडेंट है, अब ये इक्का दुक्का नहीं है सर। जो पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी कि सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है जो कि काउंटरफीट सब स्टैंडर्ड दवाइयों में शामिल है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? ये इस परिस्थिति पर आपका फर्स्ट टेक मैं समझना चाहूंगा पहले। दीपक जी, पहले तो इस बहुत ही महत्व के विषय में मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वागत सर। और मैं ये आपको जरूर आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत और भारत की जो औषध निर्माण की जो पूरी इंडस्ट्री है वो विश्व की एक जानी मानी इंडस्ट्री है। हम दुनिया के फार्मेसी के नाम से जाने जाते हैं जी। और करीब 200 हम एसेंशियल मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और यूएस और यूरोप जो सबसे मैच्योर मार्केट कहे जाते हैं कंट्रोल्स में, उसमें भी हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें करीब 50% उनको जाता है। तो पहले मैं ये आपके दर्शकों को एक मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये दुनिया में को एक अच्छी क्वालिटी की अफोर्डेबल मेडिसिन देने के लिए डेफिनेटली कैपेबल है और दे रही है। आपकी जब बात हो रही है आपकी कि नकली और घटिया दवाई की, जो आपने प्रश्न दिया, तो हमें पहले समझना होगा कि नकली दवाई क्या है और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो किसी स्पेसिफिकेशन में कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है, उसमें क्या फर्क है। तो जो नकली दवाई है ये फेक या फॉल्सिफाइड मेडिसिन होती है जो कोई कंपनी की कॉपी की जाती है या उसके ब्रांड और पैकेजिंग को कॉपी करके बहु वही बैच नंबर्स और उस तरह की प्रोडक्ट बना के मार्केट में दिया जाता है। और ये सप्लाई चेन में हमने जो देखा है ज्यादातर मैन्युफैक्चरर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं बनता है ये और कहीं नहीं सप्लाई चेन में ये एंटर हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा खतरा है वो एक नकली दवाई का इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए होता है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई जो अभी आपने कहीं न्यूज में पढ़ा, हमने कभी डीसीजीआई की ऑफिस से या स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई ऑफिशियल न्यूज हमने नहीं देखा है या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि कुछ कंपनीज का लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है या कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन न्यूज में कहीं आपने पढ़ा है। और ये जो था ये एक अलग प्रकार का जो एक मुहिम थी वो थी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करने की, और इसमें नकली दवाई का इश्यू नहीं था, इसमें कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर शाह इसमें यहाँ पर एक चीज हम साफ कर दें। डीसीजीआई साहब को हमने अप्रोच किया था, आज के शो में उन्हें आमंत्रित भी किया था। आज वो अपने कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना कोट हमें जरूर भेजा है। वो साफ लिख रहे हैं, आई वुड से दैट दिस मूव इज टाइमली, will lend credibility to our regulatory processes and also strengthen our pharma industry that is really pharmacy of the world। यानी कि सरकार भी साफ स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हम अब ये टाइमली मूव है और अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर अगर कोई हल्की फुल्की छीटाकशी भी होती है तो हम उसको सिस्टम के अंदर घुसकर सुधारेंगे। ये स्वीकारोक्ति है सर एक तरह से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं आपके जो दर्शक है उनके समझ के लिए जस्ट आपको सेग्रीगेट करना चाहता हूं कि एक बात हो गई जो स्प्यूरियस मेडिसिन की बात है, जो बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है क्योंकि इससे ये पूरी नकली दवाई होती है, पैरेलल अनलाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ बनती है, कहीं सप्लाई चेन में घुस जाती है, जिसके लिए ऑलरेडी हम एक क्यूआर कोड के लिए वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से और भी मैकेनिज्म सरकार और इंडस्ट्री साथ में करके कर सकती है कि कैसे ये स्प्यूरियस मेडिसिन नॉर्मल सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं एंटर होते हुए हम उसको स्टॉप कर सके। और ये एक बात हो गई। नहीं, लेकिन सर डॉक्टर शाह मेरा एक सवाल रहेगा, इससे पहले भी सरकार से आप लोगों की बातचीत हुई है इस मुद्दे पर और हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ा संवेदनशील इशू है, सरकार नहीं चाहती बार बार कि वो इस तरह से डिस्टर्ब करे फार्मा इंडस्ट्री को, जाके रेगुलेटरी प्रोसेस में फंसा दे, इसलिए अपेक्षा हमेशा ये की जाती रही है फार्मा इंडस्ट्री से कि वो सेल्फ रेगुलेटरी मोड में हो। और कई बार सरकार ने आप लोगों को कहा भी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री जब नहीं कर पाई तो उसके बाद सरकार को सामने आना पड़ा। अगर सेल्फ रेगुलेशन होता डॉक्टर शाह तो इतनी सारी कंपनियों की धरपकड़ नहीं होती। सर मैं अभी भी वही मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि
स्प्यूरियस एक अलग इश्यू है, ये जो एक्शंस है वो स्प्यूरियस के एक्शंस नहीं है, ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के एक्शन। देखिए सर, डॉक्टर शाह, हाँ डॉक्टर शाह आप सही कह रहे हैं। देखिए टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, और एक आम आदमी स्प्यूरियस और काउंटरफीट या सब स्टैंडर्ड इस पे नहीं फंसता है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार के मानकों के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो वो एक आम आदमी के लिए जहर है। सिंपल सी बात यह है, एक आदमी को नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए वो उसको वो नहीं खा सकता। अब उसमें आप स्प्यूरियस बोलें, काउंटरफीट बोलें, सब स्टैंडर्ड बोलें, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं सर। ये कई बार क्या होता है शाह सर, आप टेक्निकली सही बोलते हैं, लेकिन कई बार ये डेफिनेशंस जो है ना सर, ये पूरे मुद्दे पर एक पर्दा डालने की कोशिश हो जाती है। नहीं दीपक जी, एक तो पहले मैं आईडीएमए की तरफ से आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूँ जी कि चाहे वो स्प्यूरियस मेडिसिन हो, चाहे वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड की क्वालिटी की कोई मेडिसिन का कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, आईडीएमए ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटर के साथ एक ही बात कही है कि हम इसको अगर कहीं जो हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हमेशा साथ में है, और जितना हो सके हम साथ में काम करेंगे ताकि ये चीजें स्टॉप की जा सके। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि आप, ये दो मुद्दे अलग हैं, दोनों के सॉल्यूशंस अलग हैं, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता नहीं बिल्कुल सही, आप पॉइंट टेकन सर। जी सॉल्यूशन अलग है, ठीक है सर, क्वालिटी है, सॉल्यूशन पे आएंगे डॉक्टर शाह। और आपने जैसे कहा आईडीएमए से भी सबकी अपेक्षा यही है, आप लोगों ने सहयोग भी किया, ऐसा नहीं है। अब क्या इसका और आगे सरकार के साथ मिलके एक पटरी पर आकर कैसे काम तेज हो सकता है, इसके सॉल्यूशन भी हम जरूर लेंगे। लेकिन फटाफट से मैं डॉक्टर जगदे साहब से पास आना चाहूंगा। सर आपने तो अपने कार्यकाल में कई जगह पर आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी रहा होगा, दूसरे मुद्दों पर भी आप बड़े मुखर होकर अपने ऑब्जर्वेशंस बताते हैं। ये जो इशू है, ये आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस में कितना बड़ा है, छोटा मोटा है या एक बड़ा इशू है जिस पर ध्यान शायद अब देना शुरू हो रहा है? दीपक, पहले तो मैं डीसीजीआई का जो स्टेटमेंट है मैं वेलकम करता हूं कि पहले ऐसे मुझे लगता है कि 80 साल में पहले कोई डीसीजीआई ने ये मान लिया है कि इस देश में ऐसा कुछ हो रहा है। मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है एफडीए में, तो मैं एक सेंटेंस में बताऊं कि इस देश में रेगुलेटर नहीं है, ये मेरा था। लेकिन अभी डीसीजीआई ने जो बताया कि हम ऐसा करने वाले, तो चलो ये देश को पहली बार रेगुलेटर मिल रहा है, और मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी दूसरी चीज ऐसी है कि ये देश फार्मास्यूटिकल्स का इंडस्ट्री के बारे में वर्ल्ड की फार्मेसी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, कि गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। बट जब पेशेंट की बात आती है तो पेशेंट के बारे में देखो कि वो आईडीएमए है या ओपीपीआई है या एआईओसीडी है, सबके संगठन है। पेशेंट का कोई संगठन है कि देश में? पेशेंट का कोई संगठन नहीं है। पेशेंट का संगठन जो है रेगुलेटर है, और रेगुलेटर गए 80 साल सोया हुआ है। एंड आई एम टेलिंग विद एग्जांपल्स कि वो कैसे सोया है, या कोई मिली भगत है क्या उसमें। नाउ लेट मी टेल यू, ये इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है कि ये स्पूरियस है या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, बिल्कुल नहीं है। हम स्पूरियस की बात थोड़ी बाहर रखेंगे, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर करते नहीं है उनके बारे में बात नहीं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर होता है, जो लाइसेंस होता है, उसके ऊपर बात है। और ये सब अभी कभी शुरू होगा अभी एपिसोड, तो गैम्बिया में 66 चिल्ड्रन जब उनकी मौत हो गई, तब से वो फिर से आ गया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1986 में बॉम्बे में भी ऐसे डेथ हुए थे, डायथिलिन ग्लाइकॉल, अमेरिका में भी 1937 में थे। ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि जो प्रावधान कानून में 1940 एंड 1945 में दिए है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या नहीं, ये देखने के लिए रेगुलेटर एब्सेंट है। और ये जो जब लोग मरते हैं तब ऐसी बात चलती है कि ये कुछ इसमें गलत हुआ है क्या। मरना एक एक्सट्रीम केस होते है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे स्टेजेस होती है कि किसी को अगर अलग तकलीफ हो या उसके कोई इफेक्ट ना हो, ऐसे बहुत सारे उसमें ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, सभी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पूरे देश के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में जो रेगुलेटर ने काम करना है कि इसमें सिर्फ टेस्ट किया और बाद में पता चला कि उसमें क्या गलत है, ऐसा नहीं है। ये जो बैचेस बनती है, बिल्कुल वो स्टैंडर्ड क्वालिटी ही मार्केट में आना है। अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तो मार्केट में आना नहीं है, ऐसा कानून है। मुझे अगर आईडीएमए और ओपीपीआई ने बताना चाहिए देश को कि हर महीने वो कितने बैचेस उन्होंने रिजेक्ट किए कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे। कोई ऐसा कोई बताता नहीं है, ना रेगुलेटर उनको पूछता है। मुझे लगता है कि ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल पेशेंट के साथ खिलवाड़ है। और
इसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल क्योंकि जी पेशेंट जी के बारे में जगदीश साहब डॉक्टर वेंची शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी टेक ले लेते हैं। डॉक्टर शाह। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जेडे साहब, मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस देश में कोई रेगुलेटर नहीं है या इंडस्ट्री सब खराब है। सर, हर सोसाइटी में हर लेवल के लोग होते हैं। जो हमने लास्ट 70 साल में अचीव किया है, आज दुनिया के जिस मुकाम पे हम हैं एज ए इंडस्ट्री और एज ए गवर्नमेंट, एज ए कंट्री, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ये हो सकता है कि रेगुलेटर था ही नहीं या इंडस्ट्री बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी क्वालिटी पे। हम पूरी दुनिया को मेडिसिन नहीं दे पाते। बात यहाँ ये नहीं है कि हम कितने खराब है। मैं ये मानता हूँ हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली नहीं सर, एक चीज डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन एक चीज नहीं सर, देखिए नहीं डॉक्टर साहब आइडिया को पकड़िए। देखिए डीसीजीआई के केस में भी कई बार हम ये देखते हैं कि डीसीजीआई भी उनके हद में भी बहुत कुछ नहीं है। आप बताइए लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या उसका कंट्रोल डीसीजीआई के हाथ में है? आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, आप ही बताएं। बिल्कुल नहीं है सर। एज पर ड्रग एक्ट सारे लाइसेंसेस में सेंट्रल सीडीएससीओ और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनका इंस्पेक्शंस करते हैं। एब्सोल्युटली सर, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यही तो है पेज सर। सेंट्रल लाइसेंसिंग और सीडीएससीओ भी जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं। एब्सोल्यूट सर, मैं बोल रहा हूं ना, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर आपको स्टेट की लोकल अथॉरिटीज मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे दें तो उसमें सीडीसीए भी क्या कर लेंगे? वो सिर्फ इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं, वो इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं सर। लेकिन मैं वही बता रहा हूं सर कि उनके हाथ भी उनके भी तो बंधे हुए हैं। ये एक बड़ी इशू है। मैं अभी डॉक्टर लेले के पास नहीं आ पाया, उनके पास जाएंगे, वो काफी देर से पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। तो नकली दवाई की एक तरह से सफाई शुरू करने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं? क्या इस सफाई को और तेज किया जा सकता है और इसके जो परिणाम हैं वो कितने दूर तक हम देख सकते हैं? इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर लेले, माफी के साथ पहले चरण में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आपके अनुभव सर, सवाल यही है कि सफाई कैसे हो? थैंक यू दीपक जी। नमस्कार झगड़े सर और नमस्कार शाह सर। मेरे आपके साथ में आज झगड़े साहब के साथ मैंने काफी पहले मुलाकात भी हो गई है। डेफिनेटली ये जो आप जो बोल रहे हैं कि नकली दवाई है, काउंटरफेट दवाई है या जो दवाई जो सब स्टैंडर्ड है, ये उसमें एक एक की डेफिनेशन आप लोगे तो अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से वो समझ में आती है। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर, मैं एंड यूजर हूँ। एंड यूजर मेरे पेशेंट है और एंड यूजर मेरा पेशेंट जो है वो क्लिनिक के साथ में मैंने जब प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ तभी जाके केमिस्ट के पास से दवाई लेता है। तो इसके अंदर मैं ये समझ में आता हूं कि काफी हद तक रेगुलेटर का जो पंजा होना चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो पकड़ होनी चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल हमारा काफी कम है। आज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खाली प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जेनरिक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जेनरिक में और जो अभी एंड यूजर में इसके लिए बताता हूं कि जैसे कोई पर्टिकुलर दवाई है, वो दवाई लेने के बाद में या तो एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, लेकिन वही दवाई दूसरे कंपनी की दूसरे ब्रांड के दवाइयों को उसका एडवर्स रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो इसमें हमेशा हमें डाउट जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट में कुछ तकलीफ है। उसी के साथ में जैसे कोई डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की दवाई जो होती है वो सब स्टैंडर्ड ऐसी होगी कि उसके अंदर प्रोडक्ट समझो अगर 5 मिलीग्राम है तो उसके बदले 3 ही मिलीग्राम होएगा। तो हमको ध्यान में आता है कि ये ब्लड प्रेशर की दवाई बदली होने के बाद में क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके जहां मैं समझता हूं कि रेगुलेटर का जितना पकड़ होना चाहिए, जितना केमिस्ट लॉज फॉलो करना चाहिए, काफी लॉज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर लेले, और इसीलिए डॉक्टर लेले मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली और इसीलिए ये सिंगल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए जिस पर हम चर्चा कर भी रहे हैं, इसी के लिए सरकार अब एक नया बिल ला रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब सिंगल लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप बना रहे हो, देश में कुकुर मुत्ते की तरह इस तरह की फैक्ट्रीज खुल गई हैं जिन पर आपको अब कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगर सिंगल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल एक चीज जो डॉक्टर शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, डॉक्टर लेले, मैं उस पर टेक आपका लेना चाहूंगा। डॉक्टर शाह ने बोला कि ये स्वाभाविक रूप से नेग्लिजेंस के कारण या किसी दूसरे कारण से ये सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाते हैं। अब आरोप ये लगते हैं सर कि सप्लाई चेन का हिस्सा इन्हें और कोई नहीं बना रहा, बल्कि सबसे बड़े सप्लाई चेन में इनको पहुंचाने वाले डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स पर यह आरोप लगते हैं कि आप किसी फलाना फलाना ब्रांड से साठगांठ करके
इन दवाओं को आप मार्केट में भी उपलब्ध करवा रहे हैं और उनकी खपत तय कर रहे हैं। पेशेंट्स को जब तक लिखा नहीं डॉक्टर ने, वो क्यों लेगा इस तरह की दवाई, उसको क्या मालूम कि कौन सी कंपनी है। तो सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने में क्या डॉक्टर्स की जवाबदेही नहीं है सर? मैं ये मुद्दे से जरा भी सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर कभी भी सप्लाई चेन का नहीं हो सकता है। सप्लाई चेन का रोकना है गवर्नमेंट का काम है, रेगुलेटर का काम है। और जो लाइसेंस देता है, जहां लाइसेंसिंग के ऊपर आप इनफ तरीके से आप चेक करिए कि कैसे दवा बनती है और कैसे उसका प्रोडक्शन लाइन के साथ में डॉक्टर ले ले एक क्लासिक एग्जांपल हमारे पास आपसे उस बारे में चर्चा भी हुई थी। डोलो का एक क्लासिक एग्जांपल था हमारे पास। हालांकि वो कोई नकली दवा नहीं है, लेकिन एक कंपनी को कैसे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से रातों रात बड़ा बना दिया गया, इस तरह के आरोप लगते रहे, हमारे पास हैं। तो इससे डिनाई आप कैसे कर सकते हैं सर कि डॉक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनवा रहे? ये मुद्दा नहीं है हमारा। काउंटर फ्रेट में और नकली दवाई इसके अंदर डिफरेंट है। आप जो बोल रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं सर, ये मुद्दा इसलिए सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर पूरे सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा इसलिए है सर क्योंकि एक दवा नकली जो बन रही है, सब स्टैंडर्ड बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है, वो फैक्ट्री से एक आम आदमी के मुंह तक कैसे जा रही है सर? अगर उसमें डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें रेगुलेटर गलत है। आप जो बोल रहे हैं ये टोटल गलत है। ये प्रिस्क्रिप्शन और इसमें आप तफावत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि काउंटर फ्रेट या एडवर्स रिएक्शन वाली या सब स्टैंडर्ड दवाई, उससे प्रिस्क्रिप्शन का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो दवाई आती है मिक्सअप आती है, जहाँ कंपनी जो बनाती है उसके ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट सर, क्यों करेगा इसके अंदर? ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। महेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश सर। नहीं, इसमें दीपक हम बात को थोड़ा सा अलग बताए जा रहे हैं कि ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन देना है। वो अभी देखिए, डॉक्टर कोई ऐसी दवाई चेक नहीं करता है कि केमिकली वो सही है कि नहीं है। वो सिर्फ जो FDA ने या DCGI ने परमिशन दिया है वो दवा को प्रिस्क्राइब करता है। उसके पास कोई ऐसा अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो चेक करेगा। तो ये जिम्मेवारी, जैसे कि डॉक्टर लेने ने कहा, ये जिम्मेवारी रेगुलेटरी की है। और मैं सिर्फ एक बताना बात चाहता था कि डॉक्टर शाह, उनका बिजनेस है, बहुत अच्छे सेक्टर है, एक्सपोर्ट होता है, सब तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं फिर से बात दोहराना चाहता हूँ कि जब मैंने FDA में 3 साल मेरा शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो इतना ये हो गया कि समझो सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बाकी चीजों करने के लिए 3 स्टेट वाइड स्ट्राइक मेरे खिलाफ हो गए कि ट्रांसफर करने के लिए। और एक नेशनल स्ट्राइक था, उसमें भी एक मुद्दा था कि इसकी ट्रांसफर किया जाए। तो देखिए कि ये क्वालिटी जो है, क्वालिटी चेक नहीं होती है, देश ने मानना चाहिए। ठीक सर। और अभी का जो DCGI ने जो स्टेटमेंट दिया और ये काम शुरू कर दिया, मैं सही में उनका वेलकम करता हूं। ठीक है सर। यानी कि एक डॉक्टर पर जिम्मेदारी थोप देना कि वो सप्लाई चेन का हिस्सा है, वो यहां पर सही नहीं होगा। ये फिलहाल इस चर्चा से निकल कर आ रहा है। अब आखिर में मैं डॉक्टर शाह आपसे, क्योंकि समाधान आप ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रास्ता बता सकते हैं सरकार को भी, वो क्या हो सकता है सर? सर, हम सरकार और रेगुलेटर के हर उस कदम के साथ में है जिसमें स्प्यूरियस ड्रग्स हो या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी टाइप का फेलियर्स हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो कदम उठाने हैं उसमें हम उनके साथ है जी। मैं DCGI साहब के जो स्टेटमेंट का भी स्वागत करता हूं। और कुछ समय पहले हमारे माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने भी इसका एक चिंतन शिविर किया था, जिसमें सारे स्टेट और सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर्स को उन्होंने एक ग्रुप के अंदर लाए थे और उनसे एक चिंतन किया था कि कैसे हम इसको नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेप पे ले जाए। ठीक, मेरा मानना यह है कि हमने काफी कुछ अचीव किया है 70 सालों में, लेकिन एक जगह ऑलवेज होती है इंप्रूवमेंट की, और IDMA और इंडस्ट्री हमेशा साथ रहेंगे। हमारा जो फोकस है, जो नया एक ड्रग बिल बन रहा है, हमने सरकार से कुछ सुझाव भी दिए हैं। जैसे आज का जो लॉ है उसमें हर छोटी चीज को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से फोकस नहीं हो रहा है। हमारा एक सजेशन ये था सरकार से कि जो माइनर ऑफेंसेस है उसको हम डिक्रिमिनलाइज करें, और जो मेजर इश्यूज है जैसे स्प्यूरियस है, एडल्ट्रेटेड है, उसको स्ट्रिंजेंट एक्शन में लिया जाए, उनको छोड़ा ही ना जाए। Absolutely. अगर इस तरह का एक डिटरेंस हो जाता है, बिल्कुल, तो रेगुलेटर बिल्कुल सही बात है। यानी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उस तरह के कदम उठाए जाएं। और डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में तो सरकार भी रही है, तो स्वाभाविक रूप से कारोबार करने के, देखिए
ये पूरा मामला ये नहीं है कि पूरा का पूरा दवा कारोबारी खराब है। हम तो इतने सारे लोगों की जान बचा रहे हैं और पूरी दुनिया की वर्ल्ड फार्मेसी है और इतना शानदार हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हम सबको हमारी फार्मा इंडस्ट्री पर गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। ये फले फूले हम सब कामना करते हैं, लेकिन ये जो छोटे जो छोटी मछलियां जो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, उनकी सफाई होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अब हम देखते हैं कि सरकार आगे क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयेश लेले, थैंक यू सो मच सर। महेश झगड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर विरंची शाह, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।